हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के साइंस के प्रथम चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण की रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में इसमें पहला टॉपिक है, सबसे पहले परिवर्तन की बात दिखाई गई है। परिवर्तन आप पढ़ के दिया है क्लास 9th में। परिवर्तन यानी कि चेंजेस, ठीक है, चेंजेस। तो चेंजेस क्या होते हैं? बदलाव। बदलाव कितने प्रकार के होते हैं केमिस्ट्री में? तो बदलाव दो प्रकार के हो सकते हैं। दो प्रकार से हम चेंजमेंट को देखते हैं। पहला है भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस हैं क्या? अगर इसके बारे में बात की जाए तो बड़ा ही सीरियस होकर पढ़िएगा, क्योंकि केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री जल्दी समझ में आती नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, शाम को पढ़ो सुबह सफा। इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, वरना सब सफा हो जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या है। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, परंतु रासायनिक यानी कि संघटन व द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता तथा ना ही कोई नया पदार्थ बनता है, तथा प्राप्त उत्पाद से हम पुनः उस पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। भौतिक अवस्था अगर आप नहीं जानते हैं तो भौतिक अवस्था का मतलब है रंग, रूप आदि। रंग, रूप आदि में परिवर्तन भौतिक अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। परंतु अगर संगठन और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता तो रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। रासायनिक किसे बोलते हैं? जब संगठन और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन ना हो तो उसे रासायनिक। तो संगठन और द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं होता है भौतिक परिवर्तन में, परंतु रंग और रूप बदल जाते हैं और ना ही कोई नया पदार्थ बनता है। और जो पदार्थ हमें प्राप्त हुआ है उससे हम फिर पुराने वाले पदार्थ को हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। या ये कह सकते हैं वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, उसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। अब अगर रासायनिक परिवर्तन की बात करूं
वह परिवर्तन जिसमें भौतिक के साथ साथ रासायनिक अवस्था में भी परिवर्तन हो जाते हैं तथा एक नया पदार्थ प्राप्त होता है ठीक है। अगर नया पदार्थ प्राप्त हो तो रासायनिक परिवर्तन है, अगर नया पदार्थ ना प्राप्त हो तो भौतिक परिवर्तन है। अगर हम उदाहरण की बात करें, जैसे की बात करें कि कौन सा होगा, जैसे है बल्ब का जलना। बल्ब जलता है तो क्या उसमें कोई परिवर्तन आता है जलने के पश्चात? कुछ नहीं होता, ठीक है। बल्ब के जलने के पश्चात कोई परिवर्तन नहीं आता। जब बल्ब बंद कर दिया जाता है तो बल्ब वैसे ही फिर से हो जाता है। तो बल्ब का जलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। इसके अलावा रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो इसमें और लिख लेना, बर्फ का बनना। इसमें है जैसे रासायनिक परिवर्तन में लोहे में जंग लगना। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि एक बार अगर लोहे में जंग लग गया तो फिर लोहा हमें दोबारा प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा आप डेली वाला काम भी करते हैं, दूध से दही का बनना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। क्योंकि दूध से एक बार दही बन गया तो हमें दोबारा दूध की प्राप्ति नहीं होगी, मट्ठे की प्राप्ति होगी, ठीक है। छाछ मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भौतिक परिवर्तन क्या है? इसमें कोई नया पदार्थ नहीं मिलता, लेकिन रासायनिक अवस्था में हमें नया पदार्थ मिलता है। इसमें केवल भौतिक गुण बदलते हैं, लेकिन रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं। और रासायनिक परिवर्तन में भौतिक और रासायनिक दोनों गुण बदल जाते हैं, ठीक है। और इसमें एक नया पदार्थ प्राप्त होता है। एक बार नया पदार्थ मिल गया तो दोबारा हम उसे फिर से पुराने पदार्थ में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अगर हम आगे की बात करें तो आगे है रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया की बात कर लेते हैं। इसको आपने नोट कर लिया होगा तो हम मिटा देते हैं। और भाई लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें, सपोर्ट बनाए रखें। सपोर्ट बना रहेगा तो और भी अच्छे अच्छे टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करते रहें। इसमें कौन सा पैसा लगने वाला है भाई साहब? पैसा थोड़ी नहीं लग रहा, तो करते रहिए। चलिए आगे देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? यही हमारा चैप्टर था, केमिकल रिएक्शन। क्या है? केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या है या रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो सिंपल से रासायनिक अभिक्रिया मतलब जब रासायन आपस में क्या करेंगे? क्रिया करेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायन किस रूप में होते हैं? तो हमें पता है पदार्थ के रूप में होते हैं, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इसे
रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब जो अभिक्रिया कर रहे पदार्थ हैं दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एक आपको दे देते हैं, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, मान लो जल बनाते हैं। ठीक है, तो यह संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया। हाइड्रोजन एक पदार्थ है, ऑक्सीजन दूसरा पदार्थ है, दोनों पदार्थ आपस में मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं, जल का, एक नए पदार्थ का। इसे हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया तो हो गया। अब रासायनिक अभिक्रिया में जो ये वाला पक्ष है बाएं की तरफ, ठीक है, बाएं वाले पक्ष को हम क्या कहते हैं, बाएं वाले पक्ष को अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिकारक। बाएं वाले पक्ष को क्या कहते हैं, अभिकारक। और दायां वाला पक्ष क्या कहलाता है, उत्पाद। क्या कहलाता है, उत्पाद। ठीक है, बाएं वाले पक्ष को क्या बोलते हैं, अभिकारक। ठीक है, रिएक्टेंट। और इसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन माने प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, प्रोडक्ट माने उत्पाद। ठीक है, प्रोडक्शन प्राप्त हुआ, प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। प्रोडक्ट क्या है, जल है। ठीक है, रिएक्टेंट क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, अभिकारक मतलब बाएं वाले पक्ष को हम क्या बोलेंगे, अभिकारक मतलब अभिक्रिया करने वाले। उत्पाद मतलब प्राप्त हुआ। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं कि आगे क्या है। आगे है कि जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही तो आप पहचानेंगे कैसे, कैसे जाने की रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। ठीक है, वैसे तो आप जानते हैं, बहुत ज्यादा जानकार हैं, लेकिन फिर भी हम बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आप जानेंगे कैसे। तो जानने के तो बहुत तरीके होते हैं, लेकिन जो मुख्य है उनकी बात कर लेते हैं। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो सबसे पहले काम अवस्था परिवर्तन होगा। क्या होगा, अवस्था परिवर्तन। मतलब जो उसकी अवस्था होगी वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अवस्थाएं आप 9th में पढ़े हैं ना, पदार्थ की अवस्था क्या होती है, ठोस, द्रव, गैस। ये 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। वैसे तो ठोस की टोटल 6 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं, 6। लेकिन हमें 6 से तो कोई मतलब नहीं है, मुख्यतः कितनी होती है, 3। ठोस, द्रव और गैस की बात करते हैं। तो ठोस, द्रव और गैस में परिवर्तन होते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो कहाँ पे होते हैं, तो घर में मोमबत्ती है, आप जलाइएगा जरूर। जब मोमबत्ती जलाते हैं, जब मोम जलता है तो मोम के जलने पर क्या निकलता है, मोम के जलने से हमें क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, जल। और क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति होती है जब हम मोम को जलाते हैं। मोम मतलब मोमबत्ती। ठीक है, आज घर पे जरूर जलाइएगा। तो मोमबत्ती जब हम जलाते हैं तो हम क्या मिलता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है। तो देखते हैं कैसे अवस्था परिवर्तन हुआ है। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो मोम क्या है, ठोस है। मोम क्या है, ठोस है। और जल क्या है, द्रव है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। तो देख सकते हैं कि जो ठोस था वो किसमें बदल गया, द्रव और गैस में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पे अवस्था परिवर्तन हुआ।
ठोस अवस्था से द्रव अवस्था, द्रव और गैस अवस्था का निर्माण हुआ, तो अवस्था परिवर्तन हुआ, इसलिए क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। इससे हम पहचान गए यहाँ पर क्या होगी रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। फिर इसके बाद दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है ताप परिवर्तन होना। ताप परिवर्तन होना भी हमें क्या बताता है, ताप परिवर्तन बताता है कि यहां पर भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन, क्या बोलते हैं, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, चेंज इन स्टेट एंड चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या है, ताप में परिवर्तन, बहुत सारा हमने किया है, सबने घर में पुताई की होगी। ठीक है, सबने घर में पुताई की होगी, तो सबसे पहले आप मार्केट जाते हैं और मार्केट से क्या लेके आते हैं, चूना। क्या लाते हैं, चूना, वो भी कैसा, बिना बुझा चूना। कैसा लाते हैं, बिना बुझा चूना लेके आते हैं। ठीक है, बिना बुझा चूना, क्या लाते हैं, बिना बुझा चूना लेके आते हैं। बिना बुझा चूना, इसमें हम क्या डालते हैं, पानी डालते हैं। क्या डालते हैं, पानी, मतलब पानी का टब होता है, ला के पूरी चूने की बोरी को उसमें उड़ेल देते हैं। ठीक है, जब उड़ेल देते हैं, क्या करते हैं, उड़ेल देते हैं, किस पे, जल पे। किस पे डालते हैं, जल पे। तो इन दोनों के बीच क्या होती है, देखते हैं कि बुलबुले निकलते हैं। क्या निकलते हैं, बुलबुले। चूना क्या होता है, उबलता है, जो पानी होता है गर्म होके उबलने लगता है। ठीक है, छुआ है कभी, नहीं छुआ है तो मार्केट जाना, चूना लेके आना और प्रयोग जरूर करना, क्योंकि प्रयोग क्या होते हैं, प्रयोग हमें हर चीज को याद रखने में मदद करते हैं। तो जल के साथ मिलाते हैं तो चूना कैसा हो जाता है, बुझा चूना बन जाता है। क्या बन जाता है, बुझा चूना बन जाता है। ठीक है, क्या बनता है, बुझा चूना। तो बिना बुझे चूने को अगर हम जल में डालेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, बिना बुझे चूने को जल में डालेंगे, तो जो पात्र होगा या जल होगा वो क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। तो हम उसे क्या कहेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ, ताप में परिवर्तन। अब तापमान बदल गया तो मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। चलिए, अगर आपको इसका रिएक्शन चाहिए तो लिख देते हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड मतलब बिना बुझा चूना, और H2O मतलब कि जल और बुझा चूना, ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, तो Ca कितने O, दो H, तो OH का होल ट्वाइज। ठीक है, बुझे चूने का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पढ़ने नहीं आता है तो देख लेते हैं, Ca क्या होता है, कैल्शियम होता है। क्या होता है, कैल्शियम। O का मतलब ऑक्साइड बोलते हैं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऑक्साइड बोलते हैं। जल तो आपको पता होगा, ठीक है, जल को हाइड्रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रेट बोलते हैं। और इसको देख लेते हैं, Ca का मतलब कैल्शियम। क्या है, Ca का मतलब कैल्शियम, और OH का मतलब क्या है, हाइड्रोक्साइड। क्या है, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका नाम क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये इनके रासायनिक नाम हो गए। ठीक है, ताप में परिवर्तन क्या है, जब हम बिना बुझे चूने को जल में मिलाते हैं तो हमें बुझा चूना प्राप्त होता है, लेकिन इस दौरान पानी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए क्या बोलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो गई। इसका रिएक्शन क्या है, तो CaO प्लस का H2O, CaOH का होल ट्वाइस। ये है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्या मिलाया, जल, तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ। ठीक है, तो
इस प्रकार से ये कितने परिवर्तन हो गए? 2। आगे की बात करते हैं तीसरा परिवर्तन। तो तीसरा परिवर्तन हमारा क्या होता है? रंग में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? रंग में परिवर्तन। किसको बदल जाना? कलर को। क्या बदल जाता है? कलर बदल जाता है। ठीक है, मतलब चेंज इन कलर। क्या होता है? चेंज इन कलर। अब इसको भी देख लेते हैं। नहीं है तो आपके कॉलेज में अगर लैब हो तो वहां जाकर जरूर चेक करिएगा। ठीक है, अगर हम ऑक्जेलिक एसिड लेते हैं, क्या लेते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल। ठीक है, जो भी आपको लेना है ले लीजिएगा। ठीक है, सिट्रिक अम्ल या ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, चाहे सिट्रिक अम्ल लीजिएगा चाहे ऑक्जेलिक अम्ल लीजिएगा। अगर हम इसमें क्या डालते हैं? के एम एन सॉरी के एम एन ओ 4 यानी पोटेशियम। के का मतलब पोटेशियम, पोटेशियम। MnO4 का मतलब होता है पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट की अगर हम बात करें तो पोटेशियम पर मैग्नेट को अगर हम ऑक्जेलिक अम्ल के साथ मिलाते हैं तो इसका जो गुलाबी रंग होता है, कौन सा रंग? गुलाबी रंग होता है, वो क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। अगर हम ऑक्जेलिक अम्ल में KMnO4 को मिलाते हैं तो इसका गुलाबी रंग गायब हो जाता है। अब KMnO4 पोटेशियम परमैग्नेट इसकी जो रासायनिक नाम है और सिंपल भाषा में इसे बोलते हैं लाल दवा। क्या बोलते हैं? लाल दवा। इसका प्रयोग पुराने समय में कुओं को शुद्ध करने के लिए किया जाता था। पुराने समय पर कुएं हुआ करते थे, उन कुओं को शुद्ध करने के लिए लाल दवा या ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो रंग में परिवर्तन क्या है कि जब KMnO4 को ऑक्जेलिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल में डालेंगे तो इसका गुलाबी रंग क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। क्या होगा? गायब हो जाएगा। ठीक है, तो जब गायब हो जाएगा तो हम कह देंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्या हुई है? रासायनिक अभिक्रिया। अब चौथे नंबर की बात करेंगे। चौथा काम कैसे जानेंगे? कैसे हम जानेंगे? एक काम से तो हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं ना। तो अगला है कि हम डिसाइड कर सकते हैं। हम डिसाइड कर सकते हैं कैसे? तो देखिएगा, गैस का निकलना। इसका निकलना? गैस का निकलना। इसका निकलना? गैस का निकलना। सॉरी, अच्छे से चल नहीं रहा है, दोबारा लिख देते हैं। इसका निकलना? गैस का निकलना। ठीक है, रिलीज ऑफ गैस। तो गैस का निकलना क्या है? गैस कैसे निकलती है? तो बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं, जब हम करते हैं तो उनमें क्या होता है? गैस निकलने लगती है। क्या निकलने लगती है? गैस निकलने लगती है। तो देख लेते हैं, जैसे हम जिंक क्रिया। ठीक है, कैसा होना चाहिए? दानेदार। कैसा है? दानेदार। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं। दानेदार जिंक की अभिक्रिया जब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ की जाती है। किसके साथ की जाती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। Zn प्लस का HCl मिलके बनाएगा ZnCl2 प्लस का H2। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे क्या रिलीज हुई? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। क्या रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, अगर आपको याद रखना है तो याद रखिएगा, अगर धातु प्लस अम्ल, ठीक है, तो क्या बनाते हैं?
लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। तो क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो ये हो गया गैस का निकलना। अगर कोई गैस निकल रही हो तो हम जान जाते हैं कि यहाँ पर भी क्या हो रही है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। क्या हो रही है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो ये आपका टॉपिक खत्म हुआ। अब आगे बात करेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। अभिक्रिया वाला तो काम खत्म, अब समीकरण क्या है? समीकरण की बात करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये तो आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो बिना किसी संकोच के कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि कैसा लगा आपको, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि आगे बढ़ने में हमें थोड़ा प्रोत्साहन मिले। ठीक है, चलिए। रासायनिक समीकरण, चलिए देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या है। कुछ नहीं है, रासायनिक समीकरण कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। समीकरण मतलब क्या होता है? संकेतों के रूप में लिखना। किसके रूप में लिखना? संकेतों के रूप में लिखना। जब रासायनिक अभिक्रिया जब रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकारकों तथा उत्पादों को उनके प्रतीकों व संकेतों के रूप में लिखते हैं, प्रतीकों और संकेतों के रूप में लिखते हैं, तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। ठीक है, क्या कह रहा है कि जब रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक प्रयुक्त हुए हैं, मतलब बाएं पक्ष वाले जो पदार्थ हैं और दाएं पक्ष वाले जो पदार्थ प्राप्त हुए हैं, इनको हम किसमें लिखते हैं? प्रतीकों और संकेतों के रूप में। तो क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन गैस व ऑक्सीजन। ठीक है, व ऑक्सीजन गैस आपस में मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? जल बनाती हैं। क्या बनाती हैं? जल बनाती हैं। इसे हम किसमें लिख दें? संकेतों के रूप में। H2 प्लस का O2 बनेगा H2O। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, या इसी को ढांचा रासायनिक समीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढांचा रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं? ढांचा रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। रासायनिक समीकरण क्या है? जब अभिकारक तथा उत्पादों को हम किसमें लिख देते हैं? संकेतों के रूप में लिख देते हैं, तो क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, केवल संकेत में ही तो लिखने हैं, तो क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि आगे क्या कहता है।
तो हमें आगे है कि अब रासायनिक समीकरण ठीक है, प्रतीक लिख देंगे, लेकिन कोई तरीका तो होगा, बिना किसी तरीके तो हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो उन तरीकों की बात कर लेते हैं, मतलब जो विधियां हैं लिखने की उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण लिखने की विधियां। रासायनिक समीकरण लिखने की विधियां। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है मेरा या आपका? सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि जो हमने अभिकारक लिए हैं या हमें जो उत्पाद मिला है उसको हम किसमें लिखें? प्रतीकों के रूप में। अभिकारक व उत्पादों को प्रतीकों में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? प्रतीकों के रूप में। पहला काम अपना क्या है कि जो भी प्रयुक्त हुए हैं हम किसमें रूप में लिखें? अभिकारक तथा उत्पादों को किसके रूप में लिखें? प्रतीकों के रूप में लिखें। फिर दूसरा नियम क्या कहता है कि जितने भी पदार्थ प्रयुक्त हो सदैव किस रूप में प्रयोग किए जाएं? अणु के रूप में। किस रूप में? अणु के रूप में। ठीक है, अभिकारक सदैव अणु रूप में हो। किस रूप में हो? अणु रूप में हो, परमाणु रूप में कभी भी प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी कर लेंगे। फिर इसके बाद अगला काम क्या करेंगे? अगला काम करेंगे कि जो अभिकारक है अभिकारकों को कहाँ लिखेंगे? बाईं ओर। कहाँ लिखेंगे? बाईं ओर। अभिकारकों को बाईं ओर कहाँ लिखेंगे? बाईं ओर। तथा उत्पादों को दाईं ओर लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? दाईं ओर। ठीक है, अभिकारकों को बाईं ओर लिखेंगे और उत्पादों को दाईं ओर लिखेंगे, ये काम करेंगे। फिर अगला काम क्या करेंगे? अगला काम करेंगे कि अगर अभिकारक ठीक है, अभिकारक दो से ज्यादा, दो है, दो या दो से अधिक हैं तो उनके बीच करेंगे, उनके बीच प्लस का चिन्ह लगा देंगे। किसका चिन्ह लगा देंगे? प्लस का चिन्ह लगा देंगे। क्या लगा देंगे? प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, फिर अगला काम क्या करेंगे कि मान लो उत्पाद हमें ज्यादा प्राप्त हुए। ठीक है, एक से ज्यादा उत्पाद प्राप्त हुए तो उत्पाद दो या दो से अधिक होने पर उनके बीच प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इतना काम कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब दो अभिकारक और उत्पाद हैं उनको अलग भी कोई कर रहा होगा। ठीक है, अभिकारक या उत्पाद को अलग भी कोई कर रहा होगा, तो क्या करते हैं? अभिकारकों व उत्पादों के मध्य तीर का निशान लगा देते हैं। किसका लगा देते हैं? तीर का निशान लगा देते हैं। क्या करते हैं? तीर का निशान लगा देते हैं। राम भगवान की जो तीर थी, ठीक है, यहाँ पे क्या लगाएंगे? राम भगवान के तीर को लगा देंगे। ठीक है, जब राम भगवान के तीर को लगा देंगे तो तीर बता रही है इधर से अब तीर कहाँ हो रही है? आगे की ओर। जैसे आपने सड़कों में देखा होगा ना, तीर लगी होती ऐसे जाना है। ठीक है, कभी ऐसे जाना है, कभी ऐसे जाना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे तीर लगाते हैं। तीर क्या लगाती है कि अब क्रिया कहाँ हो रही है? उस ओर हो रही है। कहाँ हो रही है? उस ओर हो रही है।
फिर एक और कंडीशन बनती है, मान लो कभी अभिक्रिया दोनों तरफ संपन्न हो जाए, तब क्या करेंगे? तब तो हम ये तीन नहीं लगा सकते हैं। अगर अभिक्रिया इधर भी हो रही हो, इधर भी हो रही हो, दोनों तरफ गाड़ियां जा रही हो, तब क्या करते हैं? अर्ध चिन्ह, ठीक है, अर्ध शीर्ष वाला हम क्या लगा देते हैं? तीर। अगर अभिक्रिया दोनों ओर हो रही हो, दोनों ओर हो रही हो, तो अर्ध शीर्ष वाले तीर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर कभी अभिक्रिया कहाँ हो? दोनों ओर हो रही हो, तो हम क्या करते हैं? तो अभिक्रिया में हम किसका चिन्ह लगा देते हैं? अर्ध शीर्ष वाले का। किसका लगा देते हैं? अर्ध शीर्ष वाले का। ठीक है, तो यहां तक हो गया आपका रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। पहला काम, अभिकारक और उत्पाद को किसमें लिखेंगे? प्रतीकों के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे? प्रतीकों के रूप में। फिर अभिकारक किसमें प्रयुक्त होंगे? सदैव अण के रूप में प्रयुक्त होंगे। और अभिकारकों को सदैव कहां लिखा जाएगा? बाईं ओर लिखा जाएगा। और अभिकारक दो से अधिक हो या दो हो तो उनके बीच प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उत्पाद दो या दो से ज्यादा हो तो उनके क्या लगाएंगे? कि उनमें भी प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अभिकारक या उत्पाद के मध्य क्या लगा? राम भगवान के तीर का निशान लगाएंगे। राम भगवान चलाएंगे और रावण मर जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक नए चीज का गठन होगा। ठीक, अगर अभिक्रिया दोनों ओर हो रही हो तो अर्ध शीर्ष वाले तीरों का हम प्रयोग करते हैं दोनों ओर। ठीक है, ये दर्शाते हैं कि अभिक्रिया इधर भी हो रही है, इधर भी हो रही है, दोनों ओर हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देख लेते हैं, तो एक हल करके देख लेते हैं। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अमोनिया। तो अब हम लिखेंगे क्या इसको? रासायनिक अभिक्रिया हो गई। हमें किसमें लिखना है? समीकरण में। पहला काम क्या करना है? अभिकारक और उत्पाद को प्रतीकों के रूप में लिखना है, वो भी किसमें? अणु के रूप में। तो नाइट्रोजन क्या है? द्विपरमाणु अणु है। ठीक, द्विपरमाणु का अणु 9th में आपने पढ़ा होगा। प्लस हाइड्रोजन क्या है? द्विपरमाणु अणु है। कैसा है? द्विपरमाणु अणु। और अमोनिया क्या होती है? NH3 होती है। क्या होती है? NH3 होती है। ठीक है, ये चीज हमारे पास था। ठीक, अब देखिए अगला काम क्या है? अभिकारक, अगर अभिकारक को कहाँ लिखना है? बाईं ओर। उत्पाद को कहाँ लिखना है? दाईं ओर। अभिकारक दो से अधिक हो, क्या लगाना है? उनके बीच प्लस का चिन्ह लगाना है। और उत्पाद ज्यादा हो, उनके बीच क्या लगाना है? प्लस का चिन्ह। नहीं है, छोड़ देते हैं। फिर अभिकारक और उत्पाद के मध्य क्या लगाना है? तीरों का निशान। अगर अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो रही है तो काय का लगाना है? लगाना है उत्क्रमणीय का चिन्ह लगाना है। ठीक है, इस प्रकार से हमें करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कर लेंगे। ठीक, चलिए अब आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे की बात होगी संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व और रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित किए जाते हैं। सारे वीडियो आधे घंटे से ज्यादा नहीं होंगे, जिससे कि आपको बोरिंग महसूस ना हो। जब भी आप कहेंगे तो वीडियो को बड़ा कर दिया जाएगा। बस आप सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम और भी अच्छे तरीके से आपको समझा सकें, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में और अच्छे नंबर आए और आप अच्छे नंबरों के साथ पास हों, जिससे कि आपके माता पिता और गुरुजन सब गौरवान्वित हो। ठीक है, धन्यवाद। आगे की बात कल करेंगे।